हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 17 तुलनात्मक लोक प्रशासन यूनिट 5। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ये डेली बेस क्लासेस चल रही है, जिसमें अभी हम पहुँचे हैं चैप्टर 17 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीति निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरशाही के हस्तक्षेप के बावजूद कांग्रेस अपनी प्रमुख भूमिका अदा करने में सफल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य नीतियों का एक अनोखा लक्षण है उनकी वैधता और संवैधानिक नियमों का वर्णनात्मक समूह। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय विधायिका नीति संबंधी मामलों पर पड़ने वाले राजनीतिक दल के प्रभाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। फिर भी सशक्त दलीय गुट अपने विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विषयों संबंधी नीतियों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रचना 1787 ईस्वी में 1775 से 1783 की अमेरिकी क्रांति के बाद हुई। संविधान को 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में पारित किया गया और 1789 में लागू कर दिया गया। अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं। अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा है? तो लिखित संविधान है। और वहीं बात करें ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान कैसा है? तो वो अलिखित संविधान है। अमेरिका संविधान को सामान्यतः लिखित संविधान के क्लासिकीय उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में यह दुनिया के मौजूदा लिखित संविधानों में सबसे पुराना है। ये लगभग 12 पृष्ठों का एक दस्तावेज है। इसमें एक प्रस्तावना, 7 धाराएं तथा 26 संशोधन है। परंतु वास्तविक कार्यकारी संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत संवैधानिक प्रलेखों को छोड़कर निम्नलिखित तत्व आते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं? फर्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका, जो अनेक सरकारी संगठनों और कार्यों का निर्धारण करती है। सेकंड पॉइंट है कांग्रेस द्वारा बनाए गए अधिनियमों को व्यवहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार होता है। थर्ड पॉइंट है वे न्यायिक निर्णय जो पुनरीक्षण को एक प्रणाली के द्वारा संविधान की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्निहित अधिकारी के सिद्धांत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय अधिकार क्षेत्र की सीमा को बढ़ा दिया है। फोर्थ पॉइंट है वे राजनीतिक परंपराएं जिनका विकास धीरे धीरे संविधान के इर्द गिर्द हुआ है। कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा है? एक तो लिखित संविधान है, दूसरा कठोर संविधान है। यह कठोर या अचल संविधान है जिसमें इंग्लैंड के समान संशोधन साधारण विधि निर्माण करने की प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकता है। इंग्लैंड के विपरीत अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की एक विशेष पद्धति है जो जटिल है और धीमी है। यही कारण है कि पिछले लगभग 200 से भी अधिक वर्षों में केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। दुनिया की सबसे अन्य संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? फर्स्ट है संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के सदनों के 2/3 मतों से किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों की विधायिकाओं द्वारा 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है 2 राज्यों की 2/3 विधायिकाओं की मांग पर कांग्रेस द्वारा आहूत संवैधानिक सम्मेलन द्वारा किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों की विधायिकाओं के सम्मेलन द्वारा होना आवश्यक है। इस प्रकार अमेरिका संविधान के संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया बहुत ही कठिन, पेचीदा और धीमी है। संघीय संविधान। अमेरिका
आधुनिक युग का सबसे पुराना संघीय गणराज्य है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिसमें संविधान द्वारा संघ तथा राज्यों के मध्य अधिकारों, शक्तियों, कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई है। यहाँ प्रत्येक राज्य का अपना संविधान, निर्वाचित विधायिका, गवर्नर तथा सर्वोच्च न्यायालय होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अमेरिका संविधान अध्यक्षात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है। संघीय राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति और उसके मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। वास्तव में अमेरिका में कार्यपालिका ब्रिटेन की संसदीय शासन पद्धति की तरह द्वैध न होकर एकल है। कांग्रेस जो वहाँ की विधायिका है, यानी कांग्रेस जो वहाँ की संसद है, उसके प्रति राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं होता है। राष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं होता है, चाहे उसके जो मंत्रीगण होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए कांग्रेस जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होता है। शक्ति पृथकीकरण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली। अमेरिका संविधान की एक मुख्य विशेषता शक्ति का पृथकीकरण और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली है। कांग्रेस विधि निर्माण करती है, राष्ट्रपति विधि लागू करता है और सर्वोच्च न्यायालय उन विधियों की संवैधानिकता का अवलोकन करता है। कोई भी विभाग दूसरे विभाग के कार्यों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। एक विभाग अपनी शक्ति को दूसरे विभाग को प्रत्यायोजित अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकता। संविधान के संरक्षक के रूप में देश का सर्वोच्च न्यायालय सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि उपरोक्त मान्यता कायम रहे। द्विसदनीय व्यवस्था। अमेरिका संसद को कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका की संसद है उसको क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। जिसके उच्च सदन को सीनेट और निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। जिसमें सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य चुने जाते हैं या होते हैं, तो 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली सदन उच्च सदन अर्थात सीनेट है, जिसे विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। मौलिक अधिकार। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया है, जिनको 1791 ईस्वी में 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अमेरिका में लोक सेवा का विकास। फर्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में लोक सेवा का विकास लूट प्रणाली के जन्म से प्रारंभ होता है। सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपने समर्थकों को पुरस्कार के रूप में सरकारी पदों का वितरण करता था। इसी को लूट प्रणाली कहते हैं। किसको कहते हैं? जो राष्ट्रपति है निर्वाचित होने के लिए अपने समर्थकों को जो पुरस्कार के रूप में सरकारी पद दे देता था, उसी को क्या कहते हैं? लूट प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में ये लूट प्रणाली सिस्टम कायम है। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रपति हेनरी के काल में जैक्सन द्वारा स्थापित प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके चलते 1881 ईस्वी में राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की एक हताश युवक ने हत्या कर दी थी। तो ये जो जैक्सन का आया लूट प्रणाली आई है, ये जो अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन पेपर 1 MCQs 1 सेकंड और थर्ड 3 MCQ सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लूट प्रणाली के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप कर रखा है और जैक्सन के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो आप क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं MCQs वो ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति हेनरी जो राष्ट्रपति हैं, हेनरी के काल में जैक्सन द्वारा स्थापित प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जिसके चलते 1881 में राष्ट्रपति जेम्स
गारफील्ड की एक हताश युवक ने हत्या कर दी। फोर्थ पॉइंट है 1883 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस ने एक सिविल सेवा अधिनियम पारित किया जिसे पेंडलेटन अधिनियम 1883 कहा गया। फिफ्थ पॉइंट है पेंडलेटन के तहत सिविल सेवा में प्रवेश के लिए कानून का विकास किया गया। सिक्स पॉइंट है पेंडलेटन एक्ट के बाद अमेरिकी प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार लाते हुए वर्ष 1978 में सिविल सेवा सुधार एक्ट लाया गया, जिसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग को समाप्त कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के दायित्वों को निम्न एजेंसियों को सौंपा गया। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय कार्मिक एजेंसी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय है। यह संघीय लोक सेवा का प्रबंधन करती है और योग्यता प्रणाली के विकास की दिशा तय करती है। इसने उन तमाम कार्यों को अर्ध न्यायिक के अलावा अपने हाथ में ले लिया जो पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाते थे। इसके उत्तरदायित्वों में निम्न आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पॉइंट है कार्मिक नीतियों, नियमों तथा विनियमों का निर्माण करना। सेकंड पॉइंट है लोक सेवा परीक्षाओं की व्यवस्था करना। थर्ड पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति करना। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना। फिफ्थ पॉइंट है कार्मिक कार्यक्रम आंकलन करना। सिक्स पॉइंट है अन्य कार्मिक एजेंसियों का मार्गदर्शन करना। ओपीएम का प्रमुख निर्देशक होता है। ओपीएम का क्या होता है? प्रमुख निर्देशक होता है। उसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड, योग्यता प्रणाली संरक्षण बोर्ड यानी कि मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अर्ध न्यायिक कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। यह संघीय लोक सेवा योग्यता प्रणाली की प्रहरी एजेंसी है और कर्मियों की दुरुपयोग तथा निषिद्ध कार्मिक गतिविधियों से संघीय कर्मचारियों की रक्षा करती है। बर्खास्ती, निलंबन और पदोन्नति जैसे प्रतिकूल कार्यवाहियों के विरुद्ध यह संघीय कर्मचारियों की अपील सुनती है और फैसले सुनाती है। एमएसपीबी में 3 सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। पूर्ववर्ती लोक सेवा आयोग की तरह अपने गठन में यह भी द्विदलीय होता है। फेडरल लेबर रिलेशन अथॉरिटी, संघीय श्रमिक संबंध प्राधिकरण फेडरल लेबर रिलेशंस अथॉरिटी की स्थापना संघीय श्रम प्रबंधन संबंधों में केंद्रीय नीति निर्माण क्रियाकलापों की एकीकृत करने के लिए की गई थी। यह वर्ष 1970 के सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट यानी कि लोक सेवा सुधार अधिनियम 1978 के प्रावधानों के अंतर्गत संघीय सेवा श्रम प्रबंधन संबंधों को प्रस्तावित करना है। FLRA में 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। FLRA के अंतर्गत 2 अन्य संस्थाएं भी होती है, सलाहकार महासलाहकार कार्यालय और संघीय सेवा गतिरोध पैनल। OGC का काम अनुचित श्रम आचरणों की खोज करना तथा दोषियों पर मुकदमा चलाना है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन वर्ष 1978 के लोक सेवा सुधार अधिनियम के द्वारा गठित उपरोक्त 3 एजेंसियों के अतिरिक्त एक अन्य स्वतंत्र कार्मिक एजेंसी भी है जिसे समान रोजगार अवसर आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी और वर्ष 1978 में संघीय रोजगार को इसके अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया था। यह सरकारी तथा निजी रोजगार दोनों क्षेत्रों में नस्ल
रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल और अक्षमता या आयु पर आधारित भेदभाव को दूर करता है। वर्ष 1978 में पूर्ववर्ती लोक सेवा आयोग के कार्यों को EEOC को सौंप दिया गया था। इसके 5 सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कर्मचारियों का वर्गीकरण। ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में प्रचलित पद श्रेणी वर्गीकरण के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में पद स्थिति वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। वर्गीकरण की इस अमेरिका प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवा पदों का वर्गीकरण कार्यों, उत्तरदायित्वों और योग्यताओं के आधार पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला संघीय वर्गीकरण कार्यक्रम वर्ष 1923 के वर्गीकरण अधिनियम द्वारा तैयार किया गया था। इसमें श्रेणियों, योग्यताओं तथा वेतनों को परिभाषित किया गया था। वर्ष 1949 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। वर्ष 1949 के संशोधित वर्गीकरण अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्न 5 सेवाओं में किया। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पेशेवर और वैज्ञानिक, सेकंड है उप पेशेवर और उप वैज्ञानिक, थर्ड है लिपिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय, फोर्थ पॉइंट है अभिरक्षक और फिफ्थ पॉइंट है यांत्रिक। रोजगार तथा वेतनमानों के आधार पर संघीय कार्मिकों को 18 सामान्य अनुसूचित श्रेणियों GS 1 से GS 18 तक के समूह में रखा जाता है। GS 16 से GS 18 तक अधिश्रेणियां हैं जिसमें प्रबंधकीय कार्य करने वाले सर्वोच्च स्तर के लोक प्रशासक आते हैं। ब्रिटिश प्रशासक वर्ग के पेशेवर नौसिखियों के विपरीत इन सर्वोच्च श्रेणियों के पेशेवर विशेषज्ञता में दक्ष होते हैं। ये पेशेवर विशिष्ट वर्ग, वरिष्ठ कार्यकारी सेवा, सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस ESE, SES के अंग होते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस के अंग होते हैं। यह विशेषज्ञ तथा सामान्यज्ञों यानी जर्नलिस्ट दोनों तरह के पेशेवरों का मिश्रण है और इसमें सामान्य योग्यता प्रणाली के बाहर के प्रबंधकों का एक विशिष्ट वर्ग होता है। नीति निर्माता तथा पर्यवेक्षी कार्यकारी शाखा के लगभग 9000 ऐसे प्रतिष्ठात्मक सेवा यानी वर्गीकृत सेवा की बजाय वर्जित सेवा के प्रवर्ग में आते हैं। कौन से? फर्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत एक पार्श्विक प्रवेश यानी लिटरल एंट्री प्रणाली होती है। इससे लोक सेवाओं में सभी स्तरों पर सभा आयु वर्ग के प्रत्याशियों का प्रवेश आसान हो जाता है। इस प्रकार यह सरकार और निजी उपक्रमों के बीच आने जाने के प्रत्याशियों की मदद करती है। सेकंड पॉइंट है 4 तरह की परीक्षाएं होती है, लिखित, मौखिक, कार्य प्रदर्शन और पद विन्यास परीक्षा। अर्थात प्रत्याशियों का मूल्यांकन उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है परीक्षाएं। सामूहिक परीक्षाओं के मामले में प्रत्याशियों की परख बड़े बड़े समूहों में एक साथ किसी नियत स्थान पर की जाती है। यह लिखित परीक्षा होती है और इसका उपयोग लिपिक प्रकृति के पदों को भरने के लिए किया जाता है। असामूहिक परीक्षा के मामले में प्रत्याशियों की परख व्यक्तिगत और पृथक रूप से अलग की जाती है। इसमें कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होती है और साक्षात्कार एवं प्रमाण परीक्षण के द्वारा चयन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है लोक सेवा के लिए कोई निश्चित शैक्षणिक योग्यता निश्चित नहीं की गई है। जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाता है वह लोक सेवा में प्रवेश पा सकता है, परंतु आवासीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भर्ती प्रणालियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती प्रणालियों की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट है संघीय सेवाओं के लिए लोक सेवा परीक्षाओं का संचालन OPM करता है। परीक्षाओं की प्रकृति प्रयोगात्मक होती है। सेकंड है
इसके अंतर्गत एक पार्श्विक प्रवेश यानी लिटरल एंट्री प्रणाली होती है। इससे लोक सेवाओं में सभी स्तरों पर सभी आयु वर्ग के प्रत्याशियों का प्रवेश आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, 4 तरह की परीक्षाएं होती है, लिखित, मौखिक, कार्य प्रदर्शन और पद विन्यास परीक्षा। अर्थात प्रत्याशियों का मूल्यांकन उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पूर्व तथा सेवाकालीन दोनों प्रकार की प्रशिक्षण प्रणालियों का विकास हुआ है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है, अंतरंग प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप। अंतर्गत प्रशिक्षण का सरोकार प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्य से है, जबकि प्रशिक्षुता का सरोकार व्यापार या शिल्प कौशल से है। 1978 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया था कि पर्यवेक्षक लोक सेवकों की भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम हूवर आयोग 1949 तथा द्वितीय हूवर आयोग 1955 में नागरिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया गया था। पदोन्नति के लिए कार्य कुशलता निर्धारण 4 प्रकार के किया जाता है। फर्स्ट है उत्पादन अभिलेख प्रणाली, सेकंड है विशेषता निर्धारण प्रणाली, आलेखी निर्धारण माप प्रणाली। थर्ड पॉइंट है सामान्य लफान प्रणाली, ठोस साक्ष्य रिपोर्ट प्रणाली। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व तालिका निर्धारण की विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण सूची प्रणाली या प्रोबस्ट प्रणाली। वेतन एवं सेवा शर्तें। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार की प्रकृति पर आधारित अनेक वेतन योजनाएं हैं। प्रत्येक योजना में कई श्रेणियां अर्थात स्तर हैं और प्रत्येक श्रेणी में अनेक वेतन क्रम है। वेतन प्रशासन का कार्य कार्मिक प्रबंधन कार्यालय और श्रम सांख्यिकी ब्यूरो करते हैं। नोट क्या है, पेडलेटन एक्ट के बाद लूट प्रणाली पर अंकुश लग गया तथा मेरिट प्रणाली का विकास हुआ तथा अब पूरी तरह योग्यता प्रणाली को अपना लिया गया है। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिकी लोक सेवाओं की विशेषताएं। जॉन ए विंग तथा डॉक्टर एल.डी. वाइट के अनुसार अमेरिकी लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित विशेषताएं। फर्स्ट है अमेरिका में अधिकांश पदों पर भर्ती योग्यता पर आधारित खुली प्रतियोगिता द्वारा होती है, किंतु कुछ पदों पर भर्ती आज भी लूट प्रणाली के द्वारा ही होती है। सेकंड पॉइंट है अमेरिका में लोक सेवाओं को भारत और ग्रेट ब्रिटेन की तरह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। थर्ड पॉइंट है यहाँ लोक सेवकों के लिए माननीय संसाधनों के रूप में पर्याप्त उपलब्धता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर भारत और ग्रेट ब्रिटेन की भांति लोक सेवाओं में भर्ती के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, किंतु सामान्यतः यहाँ लोक सेवकों की भर्ती 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच होती है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ लोक सेवाओं में पद प्राप्त करने के लिए औपचारिक डिग्री या शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है, किंतु प्रवेश के लिए निर्धारित प्रतियोगिता प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु औपचारिक शिक्षा आवश्यक है। 6 पॉइंट है अमेरिका में लोक सेवा एक पेशा नहीं है। 7 पॉइंट है यहाँ सिविल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। यहाँ 2 प्रकार की लोक सेवाएं हैं, संघीय लोक सेवा, राज्य लोक सेवा। यहाँ की लोक सेवाओं में पूर्व सैनिकों तथा सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों का आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। यहाँ की लोक सेवा में यहाँ के समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है। अमेरिकी लोक सेवाओं के दोष। अभी हमने क्या पढ़ा इसकी विशेषता, अब हम पढ़ेंगे दोष।
फर्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में सिविल सेवा उत्तरदायी प्रशासकीय पदों पर ऊंची योग्यता वाली व्यक्तियों को आकर्षित करने में असफल रही। सेकंड पॉइंट है, लोक सेवा में लूट प्रथा के अवशेष अभी तक विद्यमान हैं। थर्ड पॉइंट है, गैर सरकारी व्यवसाय की तुलना में अमेरिकी लोक सेवा में वेतन कम मिलता है, फलस्वरूप योग्य और गुणी व्यक्ति कम आकर्षित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का अभाव है। फिफ्थ पॉइंट है, अमेरिका में लोक सेवा में 18 से 35 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। आयु की यह सीमा दोषपूर्ण है। अमेरिकी लोक सेवा में सुधार हेतु सुझाव। जॉन ए वीग ने अमेरिका लोक सेवा सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। अमेरिकी लोक सेवा को अमेरिकी राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए ये सुझाव अपेक्षित है। सेकंड पॉइंट है, लोक सेवा की भर्ती के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाज की श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों को ही लिया जा सके। थर्ड पॉइंट है, लोक सेवा की भर्ती के लिए आयु सीमा 17 से 25 तक रखी जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, लोक सेवकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, लोक सेवकों की उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत होने चाहिए। और सिक्स पॉइंट है, लूट खसोट प्रणाली के अवशेषों को समाप्त किया जाना चाहिए। अमेरिका की बजट प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय वित्त एजेंसी प्रबंधन तथा बजट कार्यालय ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB है। बजट की संपूर्ण प्रक्रिया का दायित्व इसी पर है। इसका गठन वर्ष 1970 में एक प्रशासनिक आदेश द्वारा ब्यूरो ऑफ बजट का स्थान लेने के लिए किया गया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। यह राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्यालय का अंग है, जिसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। USA के कोषागार विभाग का सरोकार बजटीय नियंत्रण से होता है। कोषागार विभाग का संबंध सार्वजनिक कोष के संरक्षण तथा बजटीय नियंत्रण दोनों से होता है। इसका प्रमुख मंत्रिमंडल दर्जे का सचिव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बजट प्रणाली वित्त प्रबंधन के संबंध में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल बजट प्रणाली है, अर्थात सारे विभाग के लिए एक ही बजट होता है। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटेन और भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर अगले वर्ष 30 जून को समाप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, सारे विभागों में बजट अनुमानों की तैयारी गर्मियों में शुरू हो जाती है। इन अनुमानों को OMB सितंबर के मध्य में प्राप्त करता है। फोर्थ पॉइंट है, विनियोजन समिति की राय में लेने के लिए प्रतिनिधि सभा बजट को उसके पास भेजती है। अनुमानों की विस्तार पूर्वक छानबीन करने के लिए यह समिति अपने आप को विभागों के आधार पर उप समितियों में विभाजित कर लेती है। फिफ्थ पॉइंट है, प्रतिनिधि सभा में पारित हो जाने के पश्चात विनियोग। सिक्स पॉइंट है, विधेयकों को सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट भी उनको विनियोग समिति के पास भेज देती है। अनुमानों को लेकर दोनों सदनों के बीच उठने वाले मतभेदों का निपटारा करने के लिए एक सम्मेलन समिति का गठन किया जाता है। 7 पॉइंट है, राष्ट्रपति बजट को जनवरी के मध्य में प्रतिनिधि सभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रतिनिधि सभा क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 8 पॉइंट है, भारत और ब्रिटेन के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई बजट भाषण नहीं होता। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के कारण कांग्रेस में अमेरिकी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद के सदस्य शक्तिशाली नहीं होते, वरन उसके द्वारा नियुक्त तथा पदमुक्त किए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य की
राजनीति कार्यपालिका के दो अंग हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। इसमें राष्ट्रपति प्रमुख है तथा मंत्रिमंडल उसका सहायक है। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मुख्य कार्यपालिका की शक्ति एवं स्थिति में मतभेद रहा। यह वंश परंपरागत हो या निर्वाचित अधिकारी हो, निर्वाचन प्रत्यक्ष किया जाए अथवा अप्रत्यक्ष किया जाए, परामर्शदाता परिषद रखी जाए अथवा नहीं रखी जाए, मुख्य कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीनस्थ बनाया जाए अथवा स्वतंत्र और शक्ति संपन्न बनाया जाए आदि अनेक प्रश्न गंभीर वाद विवाद का विषय बने। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों द्वारा एक शक्ति संपन्न राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई, जो शक्ति एकता, स्थायित्व, उत्तरदायित्व एवं जन समर्थन का समन्वित रूप है। राष्ट्रपति पद को इतनी प्रतिष्ठा, शक्ति और प्रभाव सौंपा गया जो प्रथम पदाधिकारी वाशिंगटन की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। जॉर्ज वाशिंगटन को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान व्यक्ति के रूप में माना जाता है। कालांतर में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, पदाधिकारियों के व्यक्तित्व, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास और कांग्रेस के शक्ति ह्रास ने राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बना दिया। ओंग के शब्दों में अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे महान शासक हो गया और मुनरो के अनुसार अब तक एक लोकतंत्र में किसी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख वास्तविक कार्यकारी होता है। सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, कांग्रेस द्वारा उसके विरुद्ध किसी गंभीर असंवैधानिक कार्यवाही के लिए महाभियोग लगाए बिना उसे हटाया नहीं जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे ना तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और ना ही इसके अधिवेशन में भाग लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नलिखित है। फर्स्ट है, राज्याध्यक्ष के रूप में प्रयुक्त शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। वह अनेक कार्य संपन्न करता है। उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और कनाडा के गवर्नर जनरल से अधिक महत्वपूर्ण है। वह विदेशी राजदूतों एवं अतिथि को स्वागत, जनता को सम्मान और उपाधियां देता है। अनेक समारोहों में आशीर्वाद भेजता है। राष्ट्रपति टॉप्स के कथानुसार वह प्रजा के सम्मान तथा महत्व की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। संकट के समय अमेरिकी जनता राष्ट्रपति के मुंह की ओर देखती है, यानी राष्ट्रपति की तरफ देखती है। सेकंड पॉइंट है, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अनेक संघीय अधिकारियों की सद्भावना और राष्ट्रपति व्यवस्थाओं का समर्थन उसे प्राप्त हो जाता है। कांग्रेस के अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को कम महत्व के अधिकारियों की नियुक्ति का दायित्व सौंपा जा सकता है। अधिकारियों की नियुक्ति का सीनेट को स्वीकृति जरूरी है। अगर राष्ट्रपति जो है अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है तो किसकी स्वीकृति जरूरी है? सीनेट की। किंतु छोटे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जरूरी नहीं है, यानी छोटा जो अधिकारी है उसकी अगर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो उसके लिए सीनेट की अनुमति जरूरी नहीं है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति में कम हस्तक्षेप करती है। थर्ड पॉइंट है, पद विमुक्त संबंधी शक्तियाँ। अमेरिकी प्रथम कांग्रेस ने कानून द्वारा यह व्यवस्था रखी कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों के अलावा अपने द्वारा नियुक्त सभी पदाधिकारियों को हटा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, युद्ध संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति सशक्त सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है। यह सैनिक कार्य संसद के साथ मिलकर करता है। अनेक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। शांति काल में सैनिक सेवाओं के आंतरिक प्रबंधन का निरीक्षण करता है। वह सीनेट की स्वीकृति से युद्ध की घोषणा कर सकता है।
राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसमें युद्ध छेड़ने के अलावा कोई विकल्प न रह जाए। खाड़ी युद्ध प्रारंभ करने में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की अहम भूमिका रही। वह अमेरिकी संपत्ति और जीवन की रक्षा का आदेश दे सकता है। युद्ध के समय राष्ट्रपति की शक्तियां व्यापक हो जाती है। वह जल, वायु और थल सेना का निर्देशन करता है। 5th पॉइंट है वैदेशिक संबंधों की शक्तियाँ। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संधियाँ करने, राजनयिक नियुक्ति करने तथा विदेशी राजनयिकों का स्वागत करने की शक्तियाँ दी गई है। वह विदेश नीति पर छाया रहता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि पर सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। सीनेट के सदस्यों से संधि वार्ता के समय विचार विमर्श किया जाता है। सीनेट के विदेश संबंधों पर समिति मुख्य भूमिका निभाती है। 6 पॉइंट है क्षमादान की शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। वह दंडित व्यक्ति को दंड मुक्त कर सकता है। महाभियोग द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति के अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति फोर्ड ने अपनी क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत 8 सितंबर 1974 को भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन को संपूर्ण और निर्बाध क्षमादान प्रदान किया। अनेक आलोचक राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति को उसके अधिकारियों के दुरुपयोग की संज्ञा देते हैं। 7 पॉइंट है संकटकालीन शक्तियाँ। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को अनेक संकटकालीन शक्तियाँ सौंपी गई है। युद्ध, आंतरिक अशांति, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय संकटों के समय राष्ट्रपति अपार शक्तियों का स्वामी होता है। जब तक संकट काल रहता है तब तक जितने अधिकारियों की यह मांग करता है वे उसे प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का पर 3 प्रतिबंध है। फर्स्ट, संकट वास्तविक होना चाहिए। सेकंड, संकट से संबंधित कांग्रेस का कोई पूर्व कानून न हो। थर्ड, संकट की आकस्मिक उत्पत्ति के कारण कांग्रेस को समुचित कदम उठाने का अवसर न मिल पाया हो, तब राष्ट्रपति अपना संकटकालीन जो शक्तियां हैं वो प्राप्त कर सकता है। व्हाइट हाउस कार्यालय, यह अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है जो राष्ट्रपति के रोजमर्रा के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य संपर्क सूत्र के रूप में देश विदेश संपर्कों में राष्ट्रपति की सहायता करता है। राष्ट्रपति इसमें अपने सबसे विश्वास पात्र लोगों को ही शामिल करता है। यह अमेरिकी नीतियों के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस कार्यालय में लगभग 400 व्यक्ति कार्य करते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग, स्वतंत्र नियामकीय आयोग अमेरिकी प्रशासन की अनूठी विशेषता है क्योंकि सामान्यतः विश्व में 2 प्रकार के सूत्र अभिकरण पाए जाते हैं, विभाग तथा सार्वजनिक निगम। लेकिन अमेरिका में इन दोनों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार के सूत्र का अभिकरण भी पाया जाता है जिसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निजी आर्थिक गतिविधियां तथा संपत्ति पर सामाजिक सुरक्षा और हितों के लिए इन पर नियंत्रण तथा नियमन लगाना है। उल्लेखनीय है कि इनकी रचना शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर हुई है क्योंकि इनका गठन कांग्रेस करती है जो कार्यपालिका के नियमन से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग को स्वतंत्र कहा जाता है क्योंकि ये शासन के विभागों का परिधि से बाहर होते हैं। इन्हें नियामकीय कहा जाता है क्योंकि ये अस्वस्थ प्रतियोगिता के दोषों को दूर कर नागरिकों की आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण और नियमन करते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग के कार्य, स्वतंत्र नियामकीय आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है उद्योग तथा सार्वजनिक नीति के उद्देश्य क्या है की जानकारी सूचित करना। सेकंड है ऐसे नियम तथा विनियम बनाना तथा घोषित करना जो नीति को क्रियान्वित करने में सहायक सिद्ध हो। थर्ड है जनता तथा विनियमित हितों में होने वाले झगड़ों का निर्णय करते हुए इन विनियमों को लागू करना अथवा
उन व्यक्तियों पर महाभियोग चलाना जो निश्चित नीति का उल्लंघन करते हैं। अतः स्वतंत्र नियामकीय आयोग की उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए लगता है कि इन आयोगों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इन पर नियंत्रण लगाए गए हैं। अमेरिकी शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अमेरिकी शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन की शासन प्रणाली से अनेक भिन्नताएं रखती है। दोनों देशों की राजनीति रूप रचना भिन्न है। संयुक्त राज्य का संविधान निर्माण लिखित और कठोर है। यहाँ सरकार संगठनात्मक तथा अध्यक्षात्मक है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता को सम्मान दिया गया है। शक्ति पृथक्करण, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत अपनाए गए हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होने के कारण प्रशासन का राजनीतिक नेतृत्व दो कार्यपालिकाओं में नहीं है। राष्ट्रपति के नाम से प्रशासन संचालित होता है और वही वास्तविक सत्ताधारी है। अमेरिकी प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अमेरिकी प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रशासन का कानूनी आधार। अमेरिकी राष्ट्रीय सरकार के प्रशासन का स्वरूप कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों पर निर्भर है। संविधान में प्रशासनिक संगठन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं मिलता। कांग्रेस अपनी वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे अनेक अधिनियम पारित करती है जो प्रशासनिक अभिकरणों की रचना एवं संगठन की व्यवस्था कर सके। एक रूपता का अभाव। प्रशासनिक विभाग मुख्यतः कांग्रेस की रचना है। इसमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। कांग्रेस अपने कार्य में ऐसी व्यवस्था करती है जो तत्काल आवश्यक है। ये प्रशासन व्यवस्था को टुकड़ों में स्थापित करती है। विभागों में नए अभिकरण जोड़ दिए जाते हैं क्योंकि प्रशासनिक विभागों से कांग्रेस का संदेह रहता है। जो प्रशासनिक विभाग है उसमें कांग्रेस का संदेह रहता है। प्रशासनिक संगठन के रूप। अमेरिकी प्रशासन में संगठन के विभिन्न रूप हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभागीय संगठन एवं स्वतंत्र संस्थाएं। स्वतंत्र संस्थाएं वे हैं जो औपचारिक रूप से किसी विभाग का हिस्सा नहीं होती। इसमें मंडल, आयोग, निगम आदि मुख्य कार्य हैं। प्रशासनिक अभिकरणों के कार्य। संविधान द्वारा कांग्रेस को प्रशासन की व्यापक शक्तियां सौंपी गई हैं, किंतु इन शक्तियों का प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस समय समय पर कानून बनाती है जिसके द्वारा प्रशासकीय विभागों को उनके दायित्व का ज्ञान कराया जाता है। ये विभाग व्यवस्थापिका के अभिकर्ता के रूप में अपने कार्य संपन्न करती है। राष्ट्रपति अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रशासकीय अभिकरणों की सहायता मांग सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति अथवा कांग्रेस कोई भी अपनी सत्ता प्रशासकीय अभिकरण को हस्तांतरित नहीं कर सकते। कांग्रेस अथवा राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन को सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। वास्तविक व्यवहार तथा नीतियों के निर्धारण का कार्य प्रशासनिक अभिकरणों पर छोड़ दिया जाता है। ये अभिकरण अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, जैसे सरकारी कार्य, परामर्शदाता कार्य, प्रबंधनात्मक कार्य, अर्धन्यायिक एवं अर्धविधायी कार्य। सरकारी कर्मचारियों का संगठन। 1889 ईस्वी में सरकारी कर्मचारियों में संगठित होने की चेतना जागृत हो चुकी थी। ये आंदोलन क्रमशः विभिन्न संघीय श्रमिकों में फैल गया। इन्होंने व्यापार संघों की भांति अनेक संस्थाएं गठित की। वर्ष 1912 में कांग्रेस ने कर्मचारियों के संगठित होने तथा याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार को मान्यता दी। कर्मचारियों के अनेक संघ हैं जो इनकी समस्या पर विचार करते हैं तथा इनके लिए उच्च वेतन तथा उचित कार्य की शर्तें दिलाने का प्रयास करते हैं। अंतर सरकारी संबंध। अमेरिकी संविधान लागू होने के बाद संघ सरकार शक्तिशाली हो गई। इसमें सहायता, अनुदान, शक्ति तथा कर लगाने की भारी शक्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य एवं स्थानीय सरकारें कमजोर होती चली गई। अब इसका स्वतंत्र अस्तित्व संदेश पर बनता जा रहा है।
तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।